हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज की और इलेक्ट्रोस्टैटिक की नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था आपको। अब हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो बेसिक रूल है, जो उसका मूल सिद्धांत है, कूलम्ब लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन के लिए लॉ लगता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के लिए, उसको हम कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? मान लो कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। एक ये चार्ज है, ये है हमारा Q1, और एक ये चार्ज है, ये है Q2। और ये दोनों R डिस्टेंस की दूरी पर है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये बोलता है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इसको हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे स्टेटमेंट। जरा इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। तो इट स्टेट्स दैट the force of interaction between two charges as shown in the figure, कौन से? Q1 and Q2 is directly proportional to the product of the charges, and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि कहने का मतलब है कि जो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इनके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन F is directly proportional to Q1 Q2 and force is inversely proportional to square of the distance between them।
Now combining these two facts, combining these two statements, we get हमको क्या मिला, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। अब हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो वो हम कांस्टेंट लगा देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू, हमने कांस्टेंट लगा दिया K एक कांस्टेंट है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ, दिस इज कूलम्स लॉ। अब वो जो कांस्टेंट K है उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो K की वैल्यू क्या है कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट K जो है, तो कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारे कांस्टेंट K की वैल्यू, ये हमारे K की वैल्यू है, ठीक है ना। तो K की जो वैल्यू है, तो इसमें 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये, तो इसकी वैल्यू रहती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। ये इसकी वैल्यू रहती है, और इसकी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो हमको K की वैल्यू क्या मिलेगी, हमको K की वैल्यू मिलेगी, K की वैल्यू है K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसकी जो यूनिट रहती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी K की वैल्यू हो गई और ये इसकी यूनिट हो गई। ओके, होप है आप लोगों को समझ आ गया रहेगा। तो जो हमको फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, फाइनल फॉर्मूला हमको मिलेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो ये वाला फॉर्मूला है इसको, ये हमें इसका मैग्नीट्यूड मिला है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये इसको हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म। अब इसकी अगर हमको वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो हम इस स्केलर फॉर्म को इसके यूनिट वेक्टर के साथ, r यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसकी क्या मिल जाएगी, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या रहेगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ
इस एफ को क्या करेंगे, एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे आर यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये हमारी मिल गई एफ की वेक्टर फॉर्म। ओके, एफ डॉट आर, ठीक है। तो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, आर यूनिट वेक्टर क्या रहता है, आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू रहती है तुम्हारी आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है इसको तो हम सिंपली आर ही लिख सकते हैं। तो ये जब हम वैल्यू रखेंगे तो f इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर। ये क्या बन जाएगा हमारा, f इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर यूनिट वेक्टर। तो ये हमें मिल गया वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हमें पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं तो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स वो भी देख लेंगे। मान लो कि हमको ऐसे दे रखा है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक चार्ज यहां दे रखा है, एक चार्ज यहां दे रखा है। ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। तो ये वाला वेक्टर कौन सा रहेगा, ये इन दोनों के बीच का जो वेक्टर रहेगा ये रहेगा R2 माइनस R1 वेक्टर। ओके, तो इस फॉर्म में जे अगर निकालना है तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R की जगह क्या रख देंगे, R2 माइनस R1, इसका मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1, इसका यूनिट वेक्टर, क्या, इसका यूनिट वेक्टर। तो ये हमें मिल गया, दिस इज नोन एज वेक्टर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ, तो दिस इज नोन एज vector form of Coulomb's force between two charges in position vector form, ओके, होप
आप लोगों को कूलम्स लॉ पूरा समझ आ गया रहेगा अच्छे से। और अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहिए और ये नोट्स आप भी वीडियो पॉज करके आप ये नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और नहीं तो आपको नीचे लिंक में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। होप है आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ऐसे ही मन लगा के पढ़िए और अच्छे मार्क्स गेन करिए। थैंक यू वेरी मच।